हेलो एवरीवन, क्या आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं? क्या आप भी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कक्षा 10वीं साइंस का ऐसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल पेपर जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पिछले बार बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों, पौधों में पाए जाने वाले प्रमुख उत्तकों में से जाइलम और फ्लोएम दो ऐसे उत्तक हैं जो काफ़ी ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो पौधों में पाए जाने वाले जो जाइलम उत्तक होते हैं ना, इनके माध्यम से पदार्थों का स्थानांतरण नीचे से ऊपर की ओर होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ऊपर की ओर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मनुष्य में श्वसन क्रिया के दौरान बहुत सारे ऐसे अनावश्यक पदार्थ का निर्माण मनुष्य के शरीर में हो जाता है, जिसका उत्सर्जन करने के लिए उत्सर्जी अंग का होना बेहद ज़रूरी होता है। तो मनुष्य में जो उत्सर्जी अंग होता है ना, उसे हम लोग वृक्क कहते हैं, जिसके द्वारा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए। क्वेश्चन 3 कहता है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, नेफ्रॉन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने वाले तंत्र को क्या कहते हैं। यानी अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से जो हमारे मनुष्य के शरीर में हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं, उन सभी पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने वाले जो तंत्र होते हैं, वैसे तंत्र को हम लोग उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, उत्सर्जन तंत्र। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए। क्वेश्चन 5 कहता है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर स्थित होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो वृक्क होता है, उसके दोनों ओर स्थित ग्रंथि का जो नाम है, उसी हम लोग एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, एड्रीनल ग्रंथि। के बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 कहता है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग क्या होते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए जो संवेदी अंग होते हैं ना, उसे हम लोग श्रवणग्राही कहते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रवणग्राही। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। यानी ज़्यादातर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं ना, वो कैसे उत्पन्न होते हैं। तो ज़्यादातर पादप नियंत्रक उस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, यानी भागते तने के अग्रभाग पर उत्पन्न होते हैं, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर उत्पन्न होते हैं। इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं। यानी बीज रहित वैसे फल जिसमें बीज पाया जाता है, तो वैसे फल बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग अग्र प्रभाविकता कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। दोस्तों, आज जान ही जाइए कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी ग्रंथि को हम लोग यकृत ग्रंथि कहते हैं, और यकृत का ही दूसरे शब्दों में कहें तो लीवर ग्रंथि कहते हैं। और मैट्रिक के एग्जाम पेपर में यहीं से एक और सवाल पूछ लिए जाते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है। आज जान ही जाइए, तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ा उत्तक का नाम भी तंत्रिका उत्तक है, और मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी उत्तक का नाम है पेशी उत्तक, और सबसे लंबी कोशिका का नाम पेशी कोशिका हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो जितने भी पुष्पी पादप होते हैं, यानी फूल वाले पादप होते हैं, उसमें जो लैंगिक जनन होता है ना, वो फूल के माध्यम से होता है। अब यहीं से मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2-4 सवाल पूछ लिए जाते हैं
कि फूल में पाए जाने वाले नर जनन अंग को क्या कहते हैं और पुष्प में पाए जाने वाले मादा जनन अंग को क्या कहते हैं। दोस्तों आज जान ही जाइए कि पुष्प यानी फूल में पाए जाने वाले नर जनन अंग को हम लोग पुमंग या पुंकेसर कहते हैं और मादा जनन अंग को हम लोग स्त्रीकेसर या जयांग कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 कहता है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये चारों ऑप्शनों में आप सभी को ऐसे ऑप्शन का सिलेक्शन करना है जो मनुष्य के मादा जनन तंत्र के अंगों में नहीं आता। देखिए अंडाशय जो है वो मनुष्य के मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय जो है वो भी है, डिम्बवाहिनी भी है, ये भी है, लेकिन शुक्रवाहिका तो पुरुष में पाया जाता है, तो ये तो मादा जनन अंग का भाग नहीं होगा। इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्रवाहिका। उसके बाद में अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न होने की क्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पढ़ाया जाता है जनन चैप्टर में कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न होने की क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। और ये जो निषेचन होते हैं ना दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अंतः निषेचन, दूसरा होते हैं बाह्य निषेचन। अब अंतः निषेचन क्या होता है और बाह्य निषेचन क्या होता है, जरा सा जान जाइए। दोस्तों जब निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर के अंदर होती है और पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद मनुष्य जीव शरीर से बाहर निकलता है तो उसे हम लोग अंतः निषेचन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सभी जानवर एवं मनुष्य। उसके बाद में आते हैं अंतः बाह्य निषेचन। तो दोस्तों जब निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर के बाहर होती है और पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद जीव शरीर बाहर से ही उसका निर्माण विकास हो जाता है, उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मछली को देखिएगा ना, तो मछली अपने अंदर निषेचन की प्रक्रिया नहीं करके पानी के सतह पे बच्चे को छोड़ देती है, अंडा छोड़ देती है और वहीं से उसका निषेचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। मैट्रिक एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला ये सवाल है, तो आप सभी को बता दें कि पपीता का फूल एक ऐसा उदाहरण है, पपीता एक ऐसा उदाहरण है जो एक लिंगी पादप के उदाहरणों में से आता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें ईस्ट एक ऐसा हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है जिसमें मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है और ईस्ट के अलावा हाइड्रा में भी मुकुलन प्रजनन होता है। उसके बाद में अगला सवाल पूछ ही लिया है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं। दोस्तों फूल में पाए जाने वाले नर प्रजनन अंग को हम लोग पुंकेसर या पुमंग कहते हैं और स्त्री जनन अंग पूछ लेता ना तो वैसे स्थिति में हमारा सही जवाब स्त्रीकेसर या जयांग हो जाता। उसके बाद में अगला सवाल कहता है द्विखंडन होता है। दोस्तों द्विखंडन किस में होता है, तो दोस्तों द्विखंडन जो है वो अमीबा में होता है। इसी को इस प्रकार से मैट्रिक एग्जाम में दर्शाया जाता है कि इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, तो आप बोलेंगे अमीबा। फिर बोला जाएगा कूटपाद के द्वारा पोषण की प्रक्रिया किस में होती है, तो अमीबा में हो जाएगा। आप सभी को हम पढ़ाए हुए थे जय प्रकरण के पहले चैप्टर के सॉल्यूशन वाले पार्ट में कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन का पाचन त्वचा के माध्यम से होता है, यानी कूटपाद के द्वारा क्या करता है, भोजन को घेर कर खाद्यान्य में ले जाता है और उसकी त्वचा में के सतह में जितने भी एंजाइम होते हैं उसके पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं और अनपचा भोजन अमीबा के त्वचा के सतह से चिपक जाता है और पुनः बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पोषण क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 देखिए। क्वेश्चन 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि द ऑरिजिन ऑफ ए स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो दोस्तों बहुत ही सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स डार्विन और इन्हीं के माध्यम से सुप्रसिद्ध पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ ए स्पीशीज नामक पुस्तक की रचना की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कहता है कि मनुष्य में कितने जुड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं या मानव शरीर में किसी कोशिका में गुणसूत्रों की कितने युग्म होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य नहीं बल्कि स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, प्रत्येक मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसे हम लोग 46 गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। और आप सभी को बता दें यही वो गुणसूत्र है, यही वो
क्रोमोसोम है जिसके माध्यम से मनुष्य लड़का और लड़की भी जन्म होता है। आप सभी को बता दें ये गुणसूत्र का पूर्णतः जोड़ा XX लड़की में होता है और भिन्न जोड़ा जिसे हम लोग XY कहते हैं ये लड़का में होता है। जब जनन प्रक्रिया के दौरान स्त्री का X क्रोमोसोम और पुरुष के X क्रोमोसोम से संजोग करता है, संलग्न होता है, तो यहाँ पे XX मिलने के कारण ये लड़की का जन्म होता है। जब स्त्री का X क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र और पुरुष के Y गुणसूत्र से संलग्न होता है यानी मिलता है, तो ये बनाता है XY, जिसके फलस्वरूप लड़का का जन्म होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्र के जो जोड़े होते हैं ना, ये 23 जोड़े होते हैं, संख्या में बोलेंगे तो ये 46 होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि कीटों के पंख एवं चमगादड़ के पंख किस प्रकार से अंग होते हैं। दोस्तों आज जान ही जाइए, कीटों के जो पंख होते हैं ना, तो कीटों के पंख जो होते हैं वे क्यूटिकल परत से बने होते हैं और चमगादड़ के पंख में अस्थियाँ एवं त्वचा होती है। यही कारण है कि इसे हम लोग तो समजात अंग नहीं कह सकते हैं, किंतु हाँ इसे हम लोग समवृत्ति अंग या असमजात अंग कह सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। और दोस्तों यहाँ पे समजात अंग हम लोग उसे कहते हैं यानी जीव में पाए जाने वाले वैसे अंग जो वातावरण के अनुसार विभिन्न कार्यों का संपादन करते हैं, उसे हम लोग समजात अंग कहते हैं। जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद समजात अंगों के उदाहरणों में से एक है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचना ऐसी पाई गई है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रहा है। ऐसी संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसी संरचना को हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। यानी क्वेश्चन 20 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अवशेषी अंग। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देखिए। क्वेश्चन 21 कहता है कि जीन शब्द को प्रस्तावना किसने किया था। तो दोस्तों एक जीन शब्द का जो प्रस्तावना है वो ना ही वाटसन किए थे, ना ही मेंडल किए थे, ना ही वेंडेन किए थे। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देखिए। क्वेश्चन 22 कहता है कि कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों को पुनः खोज से संबंधित है। तो दोस्तों उस वैज्ञानिक का नाम है समर्क। एक ऐसे वैज्ञानिक है जो मेंडल के नियमों को पुनः खोज से संबंधित है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब समर्क हो जाएगा। और यहीं से मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल पूछ लिए जाते हैं कि अनुवंशिकी या अनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो वैसी स्थिति में आप सभी छात्र एवं छात्राएँ ग्रेगर जॉन मेंडल को चयन करेंगे। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र के माने तो XX या XY जो क्रोमोसोम होते हैं जिसे हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, ये किस चीज़ की बने होते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें गुणसूत्र जो है ना वो ACT, DNA और RNA ये तीनों को मिलकर बनाए जाते हैं, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनिम्नकरणीय कचरा है। तो उसे हम लोग कहते हैं DDT। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। DDT जो है ना ये जैव अनिम्नकरणीय कचरा है। उसके बाद में पूछा गया है कि ओजोन परत पाई जाती है। दोस्तों अगर ओजोन परत पाई जाती है, ये एक ऐसा सवाल है जो मैट्रिक एग्जाम में ओजोन परत से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब पूछा जाएगा कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो आप बोलिएगा कि स्ट्रोफिशर में पाई जाती है। फिर पूछा जाएगा कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो आप बोलेंगे कि वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह पे पाई जाती है। फिर पूछा जाएगा कि ओजोन O3 ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो आप सभी को बता दें कि O3 को हम लोग ओजोन कहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या 3 होती है। फिर पूछा जाता है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि वायुमंडल के ओजोन परत से भी ऊपरी भाग में पराबैंगनी किरण पाई जाती है। अगर वह पृथ्वी पर पहुंच जाएगी ना तो मनुष्य के तरह तरह रोग से पीड़ित हो जाएंगे, जैसे त्वचा रोग, बहुत सारे ऐसे हानिकारक रोग उत्पन्न होने लगेंगे जिससे मनुष्य जीवन का विनाश हो जाएगा। अतः मनुष्य के विनाश को बचाने के लिए ओजोन परत काफ़ी ही कारगर सिद्ध होती है और यह पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है। और बहुत ही अफसोस की बात है कि ओजोन परत का आज क्षय हो रहा है, इसका विनाश हो रहा है। ये प्रकृति के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। जो इसका कारक जो है ना वो CFC है, जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप सभी अगर दाढ़ी बनवाते होंगे
तो उसमें जो क्रीम का प्रयोग किया जाता है उसी क्रीम पे लिखा रहता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे ही इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है इसमें से बैक्टीरिया उड़कर और वायुमंडल में छेद करता है, जिससे संभावना जताई जाती है कि ओजोन परत भी फट सकता है और पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर भी आ सकता है। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जलीय आहार श्रृंखला है। इसमें जलीय आहार श्रृंखला की बात करें तो घास को बकरी खाता है, बकरी को शेर खाता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही मिल गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देखिए, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रख सकते हैं। दोस्तों उपभोक्ता की श्रेणी में रखने की बात करें तो जितने भी जंगल में पाए जाने वाले जंगली जानवर होते हैं ना, इन सभी जंगली जानवर को हम लोग उपभोक्ता की श्रेणी में रख सकते हैं, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 28 को देखिए। क्वेश्चन 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शनों में से सूखे घास पत्ते एक ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत ही जल्दी जैव प्रक्रम के माध्यम से अपघटित हो जाते हैं। उसके बाद में बोला गया है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। मैट्रिक एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है कि सभी हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों सभी हरे पौधे को हम लोग उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं, तो इसे हम लोग उत्पादक कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है कि इन निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये संसाधन क्या होते हैं और ये प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। तो दोस्तों प्रकृति में पाए जाने वाले वैसे साधन जिसका इस्तेमाल मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है उसे ही हम लोग संसाधन कहते हैं। अब ये जो संसाधन है ना दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक संसाधन, तो दूसरा होते हैं मानवकृत संसाधन। यानी वैसे संसाधन जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, खनिज हो गया, ये सब प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और वैसे संसाधन जिसका इस्तेमाल मनुष्य के द्वारा किया गया है उसे हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कौन ऐसा संसाधन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए वायु का मतलब हवा एक प्राकृतिक संसाधन है, मृदा अर्थात मिट्टी भी प्राकृतिक है, जल भी प्राकृतिक है, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, जीवधारी। उसके बाद में अगला सवाल 31 कहता है कि यूरो 2 का संबंध किससे है। मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाले सवालों में से एक है कि यूरो 2 का संबंध किससे है। तो दोस्तों यूरो 2 का संबंध जो है ना ये वायु प्रदूषण से है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, वायु प्रदूषण। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो भूमिगत जल यानी भूमि अर्थात मिट्टी से जो जल उत्पन्न किया जाता है वो कौन सा उदाहरण है। तो नदी में तो मिट्टी से जल निकलता नहीं है, तालाब में नहीं निकलता, समुद्र में भी नहीं निकलता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कुआं जो है ना ये भूमिगत जल के उदाहरणों में से एक है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो दोस्तों याद रखिएगा केंचुआ एक ऐसा जंतु है जो उभयलिंगी जंतु कहलाता है। एक लिंगी पादक पुष्प पूछा जाएगा तो वैसे स्थिति में सही जवाब पपीता हो जाएगा, और पूछा जाएगा उभयलिंगी जंतु तो केंचुआ हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है कि कोलीफॉर्म है। दोस्तों कोलीफॉर्म जो है ना ये क्या है। तो कोलीफॉर्म एक जीवाणु का नाम है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जीवाणु। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि स्वच्छ जल का पीएच मान क्या होता है। आसान भाषा में कहें तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। जरा पीएच के बारे में जान लीजिए। दोस्तों एक फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक HP सोरेंस नामक मनोवैज्ञानिक ने एक स्केल का आविष्कार किए हैं जिसका नाम है पीएच स्केल। जैसे मैट्रिक एग्जाम में पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन कि पीएच स्केल के आविष्कारक का नाम क्या है, तो आप बताएंगे HP सोरेंस। अब इस स्केल की खासियत क्या है कि इस पे 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं। यदि किसी विलयन का पीएच मान 1 से लेकर 7 के बीच में आता है तो वह विलयन अम्लीय होता है, 7 से 14 के बीच में आता है तो वह क्षारीय होता है, और किसी विलयन का पीएच मान 7 के बराबर रहता है तो वह विलयन उदासीन विलयन कहलाता है। तो यहाँ पे शुद्ध जल का पीएच मान जो है ना वो 7 होता है, जिसे हम लोग उदासीन जल भी कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ये 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम रहेगा तो उदासीन नहीं बल्कि अम्लीय हो जाएगा।
अगला सवाल बोला गया है पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों आज जान ही लीजिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो प्रत्येक 5 जून को मनाया जाता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 5 जून। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 36 तक के ऐसे इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नया नया वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।